हेलो, मैं श्रवण जड़वा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और हम जो पढ़ रहे हैं वो अपना पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं। आज हम पढ़ेंगे इसकी सेकंड पार्ट यानी कि 1.2। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है वो निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो आपको संख्या दे रखी है आपको क्या करना है, उनको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। अब अभाज्य गुणनफल मतलब कैसे, अभाज्य संख्या के रूप में लिखना है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है किसी को नहीं पता है, तो अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद के अलावा और किसी के पाड़े में भी नहीं आती है, या तो खुद के पाड़े में आएगी या फिर एक के पाड़े में आएगी। तो एक बार ये समझ लो कि अभाज्य संख्या क्या होती है, जिनको नहीं पता उनके लिए अभाज्य संख्याएं पहले तो ये समझना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, क्या बोला मैंने, जो खुद के पाड़े में आती है और किसी के पाड़े में नहीं आती है। ठीक है, सबसे पहले एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो दो देखो दो सिर्फ खुद के पाड़े में आता है और किसी के पाड़े में नहीं आता है। तीन भी खुद के पाड़े में आता है। चार होगा क्या, नहीं, चार किसके पाड़े में आ जाता है, दो के पाड़े में आ जाता है, इसलिए वो अभाज्य नहीं होगा। फिर पांच, ठीक है, इसके बाद अब देखो छह जो है वो किसके पाड़े में आता है, दो के में आता है, तीन में भी आता है, इसलिए वो अभाज्य नहीं होगा। फिर सात किसी के पाड़े में नहीं आता है। आठ आता है, नौ भी आता है, 10 भी आता है। तो इस तरीके से अभाज्य संख्याएं चलती रहेगी। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो खुद के अलावा किसी के भी पहाड़े में नहीं आए। अब अभाज्य संख्या से क्या बनेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, तो कैसे, अभी इसका पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। जिसने बोला आपको 140 को लिखना है, किसको लिखना है, 140 को। तो देखो 140 को कैसे लिखेंगे, पहले इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड जब हम करेंगे तो यहां पर किस संख्या से भाग लगाएंगे, इन संख्या से लगाएंगे, अभाज्य संख्या से, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, इनसे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले किससे लगाएंगे, 2 से। तो 2 से अगर आप इसमें भाग लगाओगे तो देखो 14 कितनी बार आता है, 7 बार, और पीछे 0 का 0, वापिस पीछे सम संख्या है ये, वापिस 2 से कर देंगे। तो 2 से आप 70 में भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 35। तो देखो 35 पहले 2 के बारे में नहीं आता है, 3 में भी नहीं आता है, किसके बारे में आता है, 5 से। तो यहाँ पर हम किससे भाग लगेंगे, 5 से। तो 35 कितनी बार आता है, 7, वापिस 7 से, ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, अब इसने बोला है कि आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो इसकी क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो हम इसको 140 को कैसे लिखेंगे, 140 बराबर 2। अब 2 कितनी बार आ रहा है इसमें, देखो 2 बार आ रहा, तो 2 की घात कितनी हो जाएगा, 2 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो उसको ऐसा कैसे लिख लेंगे, या फिर लिख सकते 5 की घात 1। पर जब घात 1 होती है तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। और एक और क्या बच रहा है, 7। तो ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो इसका दूसरा करते हैं, 156। दूसरा इसका दे रहेगा 156। तो अब निकालेंगे हम 156 का। तो 156 लास्ट में देखो 6 है, यानी कि क्या है, सम संख्या है, तो 2 से भाग जाएगा पहले। 15 नहीं होता है, तो 15 से छोटा क्या आता है, 14 कितनी बार होता है, 7, कितना बचेगा, शेषफल 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 कितनी बार आता है, 8 बार। वापिस 2 से लगाएंगे इसको, पीछे 8 है, सम संख्या है, तो भाग चला जाएगा। 7 नहीं आता है, 7 से छोटा क्या आता है, 6, कितनी बार आता है, 3 बार, कितना बच रहा है, 1, 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, वापिस सॉरी 6 नहीं 9, 18 कितनी बार आता है, 9 बार आता है। ठीक है, अब 39 देखो 2 के पाड़े में भी नहीं आता है, लेकिन 3 के पाड़े में 39 आता है। ठीक है, 3 के बारे में 3 कितनी बार आएगा, 1, और 3 के बारे में 9 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 13 आ गया। अब देखो 13 किसी के भी बारे में नहीं आता है, खुद के बारे में आता है, इसलिए 13 भी क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। तो हम इसको किससे भाग लगाएंगे, अब 13 से भाग लगाएंगे। तो अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे, मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 156 को, तो क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार आ रहा, 2 बार, तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13, ये क्या हो गए, 156 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड। अब करते हैं इसका ही तीसरा।
तीसरा दे रखा इसने 3 8 2 5, तीसरा है 3 8 2 5। आप एक चीज और याद रखो, हमेशा कभी भी आप गुणन करते हो और अगर लास्ट में 5 आ रहे हैं, क्या आ रहा लास्ट में 5, तो उसको हमेशा 5 से ही करना है। पहले किससे करना है? 5 से। ठीक है, 3 से हो तो कर सकते हैं, लेकिन याद रखो कि 5 से करेंगे क्या होगा, संख्या क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो उसको सबसे पहले किससे करेंगे? 5 से करेंगे। 3 8 2 5 को देखो 5 के बारे में 38, 38 से छोटा क्या था 35, कितनी बार आता है? 7 बार। कितना बच रहा है? 3, 32 हो जाएगा। 32 से छोटा क्या था? 30, कितनी बार आता है? 6। कितना बच रहा है यहाँ पे? 2, 25। तो 25 कितनी बार आता है? 5। फिर देखो लास्ट में कितना आ रहा? 5। तो वापस इसको किससे भाग लगाएंगे? 5 से लगाएंगे। 7 नहीं आता है, तो 7 से छोटा क्या था? 5। कितनी बार आता है? एक बार। कितना बचेगा? 2। तो 26 हो जाएगा ये। 26 से छोटा क्या था? 25। कितनी बार आता है? 5 बार। फिर कितना बच रहा? 1। तो कितना हो गया? 15। 15 कितनी बार आता है? 5 के बारे में 3 बार। अब देखो, अब ये 5 से नहीं होगा, अब किससे होगा? 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि पीछे क्या है? विषम संख्या है। तो देखो 3 से होता है या नहीं होता है? तो देखो ये एक नियम होता है कि अगर संख्याओं को जोड़ते हैं, ठीक है, और जोड़ने के बाद जो संख्या आती है अगर वो 3 से भाग हो जाती है, तो वो पूरी संख्या भी किससे भाग होगी? 3 से भाग होगी। 5 और 1 6, 7 8 9। देखो इनको जोड़ा हमने, कितना आ रहा? 9 आ रहा। विभाज्यता का नियम होता है, इन संख्याओं को जोड़ा, कितना आ रहा? 9 आ रहा। 9 बताओ 3 से भाग होगा नहीं होगा? होगा। तो ये पूरी संख्या भी किससे भाग हो जाएगी? 3 से भाग हो जाएगी। चलो 3 से भाग करते इसको। 3 और 5 15, तो 3 के बारे में 3 कितनी बार आता है? एक बार। वापस देखो ये 3 के बारे से हो जाएगी। 5 और 1 को जोड़ो, कितना हो रहा है? 6। 6 2 से 3 से भाग होता नहीं होता है, ठीक है। तो 3 एकम 3, कितना बचा? 2। 21। 21 कितने बार आता है? 3 के बारे में 7 बार। अब 17। 17 जो है देखो, अब 17 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है, सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है। तो 17 भी क्या हो जाएगा? एक अभाज्य संख्या। तो फिर 17 से भाग लगेगा, कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 3 8 2 5 जो लिखा हुआ है 3825, इसको अगर हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 5 की घात 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 17। इस तरीके से हमें क्या करना है? पहले इनको गुणनखंड करने हैं और फिर इसको इस तरीके से लिखना। अब देखो आप इसका चौथा वाला पार्ट, 5005 को करना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर लास्ट में 5 होता है तो हम डायरेक्ट किससे भाग लगाएंगे? 5 से। किससे भाग लगा लेंगे? 5 से। तो 5 से भाग लगे तो 5 के बारे में 5 कितनी बार था? एक बार। फिर 0 0 1। अब देखो यहां पर क्या आ गया? 1 आ रहा। हमें तो किससे भाग लगाना है? अभाज्य संख्या से भाग लगाना है। तो देखो 5 से गया। अब देखो इसमें अभाज्य संख्या होती है 2 3 5, तो 2 और 3 से ज्यादा नहीं ज्यादा चेक कर लेते। 2 से नहीं जाएगा, 2 के लिए क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। 3 के लिए क्या बताया था मैंने आपको? इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो संख्या 3 से भाग होनी चाहिए। इनको जोड़ो, 1 और 2 हो रहा, 2 3 से भाग नहीं होगी। 5 से हो गया। ये 5 के लिए क्या बताई कंडीशन कि लास्ट में क्या होना चाहिए? तो 0 हो या 5 हो। तो 5 से भी नहीं होगा। 5 के बाद अभाज्य संख्या आती है 7। क्या आती है? 7। तो इसको 7 से करके देखते हैं 7 से होता है नहीं होता है। आप 7 से करोगे तो 7 के बारे में 10 नहीं आता। 10 से छोटा क्या था? 7 कितनी बार आता? एक बार। कितना बचेगा? 3। तो ये हो जाएगा 30। 30 से छोटा 7 के बारे में क्या था? 28। कितनी बार आता है? 4 बार। फिर कितना बच रहा? 2 21। 21 कितनी बार आता है? 3 बार। अब देखो ये 7 से हो रहा नहीं हो रहा, तो देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर क्या बच जाएगा? 3। तो 7 से नहीं होगा। तो 7 के बाद अगर आप अभाज्य संख्या देखते हो तो 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है, 8 अभाज्य नहीं होती, 9 अभाज्य नहीं होती, 10 नहीं होती, फिर होती 11। क्या होती है? 11। देखो 11 से करके चेक करते, हो रहा नहीं हो रहा। 11 एकम 11, कितना बच रहा? 3। तो हो जाएगा 33। तो 11 से हो रहा है, तो 11 एकम 11, 3 बच रहा। 33 कितनी बार आएगा? 3 बार। और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये 1। तो 5005 जो है इसकी अभाज्य गुणनफल जो है वो क्या हो जाएंगे? 5 × 7 × 13 × 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5005 बराबर 5 कितनी बार है? एक ही बार है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे डायरेक्ट 5 7 11 13। तो मैं बोलूंगा इसका आंसर आप याद कर लो, क्योंकि वहां पे आपको इतना सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और सोचोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसलिए अगर 5005 आता है तो आंसर क्या आएगा? 5, उसकी अगली अभाज्य संख्या, फिर उसकी अगली अभाज्य संख्या, फिर उसकी अगली अभाज्य संख्या।
अब 7 4 2 9, 7 4 2 9, तो मैं बोलूंगा आप इसका भी आंसर याद करो। क्यों? इसका कारण सुन लो। इसमें आप 2 से भाग लगाओगे नहीं जाएगा, 3 से, 4 5 6, मतलब इनसे नहीं लगाना, आपको अभाज्य संख्या से लगाना है। तो अभाज्य संख्या क्या है आपके पास? 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है 14 नहीं होती, 15 नहीं होती, 16 17, उसके बाद 19, 19 के बाद अभाज्य संख्या होती 23। तो देखो आप अगर भाग लगाओगे तो ये जो है 13 तक किससे नहीं जाएगा, ये सबसे पहले जाएगा 17 से जाएगा। किससे जाएगा? 17 से। तो मैं बोलूंगा इसका आंसर भी आप याद कर लो, 17 से भाग लगेगी। मतलब याद क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड याद करना है, ठीक है। तो 17 से आप लगाओगे तो देखो 17 के पहाड़े में 74 से छोटा आता है वो 68 आता है। कितनी बार आता है? 4 बार, ठीक है। अब कितना बचेगा उसके बाद? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। तो ये कितना हो गया? 62। 62 से छोटा आप देखोगे 17 के पहाड़े में तो 51 आता है 3 बार। फिर बचेगा 11, तो 119 हो जाएगा। 119 जो है 17 के पहाड़े में 7 बार आता है। अब वापिस ये 17 से नहीं होगा, अब होगा ये 19 होगा अगली अभाज्य संख्या से। 19 से आप करोगे तो आप इसमें भाग लोगे 23 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 23 बार। देखो 19 दूनी 38, कितना बच रहा है? 5, 57 हो गया। 57 19 के बारे में कितनी बार आता है? 3 बार। और वापस 23 क्या है? खुद अभाज्य संख्या है तो वो 23 के बारे से होगी। तो आप 7 4 2 9 के जो अभाज्य गुणनखंड लिखोगे गुणनफल के रूप में तो वो हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। तो आप तो इन दोनों के आंसर अगर याद ही कर लोगे तो बढ़िया है, क्योंकि अगर आप करोगे एग्जाम में तो इसमें काफी टाइम लगेगा। तो इन दोनों के आंसर आप याद कर लो तो अच्छा है। अब देखो आप दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन में बोर्ड आपको क्या करना है? इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। और साथ में उसके बाद क्या बताना है? ये फॉर्मूला लगा के चेक करना है कि अगर इन दोनों संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो वो गुणा किसके बराबर आएगा? एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर। तो पहले हम क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हम पहले इनका करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर बताता हूं कैसे आएगा आंसर। देखो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड 26 का करते हैं। 26 का तो देखो 26 क्या है? पीछे 6 है, सम संख्या है, ठीक है। तो किसके पाड़े से होगा? 2 के पाड़े से हो जाएगा। 2 एक बार, 6 कितनी बार आएगा? 3 बार। अब 13 क्या है? खुद अभाज्य संख्या है तो 13 से 13 कितनी बार हो जाएगा? 1 बार। 2 13। अब किसका करेंगे? 91 का करेंगे। 91 अगर आप देखो, अगर आपको आता है, ठीक है, तो 2 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा। 91 अगर आपको पहाड़े याद है तो आपको पता है पहाड़े में 13 के पहाड़े में आता है। 13 के पहाड़े में कितनी बार आता है? 7 बार आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 7 के पहाड़े में कितनी बार आता है? 13 बार आता है। 5 छंग 30, 5 के पहाड़े में 30 कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। तो 6 के पहाड़े में 30 कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। आपको अगर 13 का पहाड़ा याद हो तो 91 कितनी बार आता है? 7 बार आता है। तो अगर हम 7 से भाग लगाएंगे, किससे भाग लगाएंगे? 7 से, तो कितनी बार आ जाएगा? 13 बार आ जाएगा। आप 13 से भी कर सकते हो क्योंकि 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, और 7 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो मैं 7 से करूंगा तो कितनी बार हो जाएगा? 13 बार हो जाएगा। और वापिस 13 क्या है? खुद अभाज्य संख्या है तो 13 सिर्फ 13 के बारे में आएगा 1। अब आपको इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। अब एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं यहाँ देख लो आप। सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे, 26 बराबर क्या लिखेंगे? इसको 2 इंटू 13, और 91 को लिख लेंगे हम 7 इंटू 13, ठीक है। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम में क्या करेंगे? पहले तो वो संख्या लिखेंगे जो दोनों में कॉमन होगी। क्या लिखेंगे? जो दोनों में कॉमन होगी। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रही? ठीक है, 13 आ रही, नहीं आ रही, तो 13 लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? जो दोनों में बची हुई संख्या है वो सारी लिख लेंगे। 13 13 दोनों में कॉमन आ रही थी, इनको हटा, तो अब क्या बच रहा है? 7 और 2, तो इसके साथ क्या लिख लो? 7 इंटू 2। तो ये क्या आ गया? आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। आप इनका गुणा करोगे तो ये आएगा 182। तो ये इनका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन क्या है? 13, ठीक है। इसका एक और आएगा, अभी सेकंड करेंगे उसमें और बढ़िया समझ में आ जाएगा। इसमें एक और टेक्निक होती है कि जो घात कम होती है वो लिखते हैं कॉमन वाले की,
तो यहाँ पर दोनों की घात एक ही है, तो इसका HCF 13 हो गया। अभी सेकंड करेंगे तो ही समझ में आएगा। सेकंड देखो आप, सेकंड बोल रहा है ये 510 और इसने एक और दे रखा 92 92। तो पहले किसका कर लेते हैं, 510 का। देखो अगर आप 510 का करोगे आप तो पीछे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यानी कि ये कौन सी संख्या हो रही है, सम संख्या हो रही है, तो 2 से हो जाएगा। देखो ये कितनी बार जाएगा, 2 से आप करोगे इसको तो 2 5 5 255 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 255। अब देखो 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या है, 3। तो देखो 3 से होता नहीं होता, तो 3 के लिए क्या बताया था, इनको जोड़ लो। 5 5 जोड़ोगे 10, 10 और 2 12, 12 3 से चला जाता है, तो ये किससे हो जाएगा, 3 से। आप इसका 3 में भाग लगोगे तो 8, 1 बचेगा 15, 85 बार चला जाएगा। कितनी बार, 85 बार। 3 × 24, 1 बच रहा 15, 15 3 के बारे में कितनी बार आता है, 5 बार। अब 85 लास्ट में 5 आ रहा है, तो एक बार 3 से देख लेते हैं। 8 और 5 कितना आ रहा है, 13। 13 तो 3 के पाड़े में नहीं आते, तो पीछे 5 आ रहा था, अब किसके पाड़े से कर लेंगे, 5 के पाड़े से। आप चाहो तो यहां पर भी 5 के पाड़े से कर सकते थे, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, 5। 3 से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब वापिस 5 से करते हैं। 5 के पाड़े में 8 कितनी बार आता है, नहीं आता है, तो 8 से छोटा क्या था, 5। कितनी बार आता है, 1 बार। ठीक है, कितना बचेगा, 3, 35। ठीक है, तो 35 जो है 5 के पाड़े में कितनी बार आएगा, 7 बार। अब देखो 17 जो है वो खुद एक अभाज्य संख्या है, 17। तो 2 510 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 5 × 17। तो 510 बराबर क्या लिखेंगे, 2 × 3 × 5 × 17। अब करेंगे हम किसका, 92 का। तो 92 देखो यहाँ पे पीछे 2 क्या है, सम संख्या, तो 2 से हो जाएगा। 2 से आप करोगे तो ये जाएगा 46 बार। वापिस 2 से करेंगे तो 4 कितनी बार आता है, 2 बार। और 6 कितनी बार आता है, 3 बार। कितनी बार हो गया, 23। फिर 23 क्या है, खुद अभाज्य संख्या है, तो कितनी बार चला जाएगा, 1 बार चला जाएगा। तो यहां पर हम 92 को लिखेंगे। तो 92 कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 23। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार HCF लिख लेते हैं। HCF जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। 1 बार 2, 1 बार 2 आ रहा है। देखो ये दोनों को दोनों कॉमन आ रहा, नहीं आ रहा, तो HCF इसका क्या हो जाएगा, देखो 2 के अलावा तो कुछ नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा, तो HCF इसका कितना हो जाएगा, 2। और अगर आपको LCM लिखना है इसका, तो पहले तो वो लिख लो जो कॉमन आ रहा है दोनों में। ये देखो ये दोनों में कॉमन हो गया, यहाँ पे ये दोनों में कॉमन था, ये HCF हो गया। ये दोनों का कॉमन लिख लिया। अब क्या करेंगे, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, नहीं। अब क्या करेंगे, LCM के लिए कॉमन लिख लिया, अब बची हुई सारी संख्या लिख लेंगे। तो 2 × 3 × 5 × 17 × 2 × 23। अब क्या कर लेंगे, इन सबका क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। तो इन सबका गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, LCM। आप इन सबका गुणा करोगे, यहाँ पे इन सबका गुणा करोगे तो आ जाएगा 23,460। तो ये क्या हो गए, LCM और HCF हो गए। अब इसने एक चीज और बोली थी इसके लिए कि भैया आपको ये भी करना है, भी तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF × LCM। तो इस पार्ट में ये भी करना हमने रह गया, तो पहले इसका कर लेंगे फिर इसका करेंगे। तो देखो इस वाले पार्ट का बाकी है भी, है ना, सॉल्यूशन बच गया थोड़ा सा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF × LCM। तो अभी पहले में ये लिखना बाकी रह गया था अपना, तो बचा हुआ पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ। फर्स्ट का दो संख्याओं का गुणनफल, तो वो संख्या कौन सी, ये दोनों ही, इसके नीचे करना है फिर ये। तो यहाँ पे इसके नीचे क्या करेंगे, 26 × 51, दो संख्याओं का गुणनफल हो गया, किसके बराबर होगा, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182, तो इन दोनों कर देंगे गुणा, 13 × 182। आप इन दोनों गुणा करोगे और इन दोनों गुणा करोगे, दोनों का गुणनफल क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो गुणा करके देख लेते हैं। 26 का पढ़ा एक बार बोलोगे, 26 का 6, हासिल का 2। आप 26 का पढ़ा 9 बार बोलोगे, ठीक है। तो 26 का पढ़ा अगर आप 9 बार बोलोगे तो ये आएगा, देखो 10 बार बोलेंगे 260। 260 में से आप अगर 26 कम करते हो, ठीक है, तो आएगा वो 234, और 234 में हम 2 जोड़ेंगे 36, तो ये आ जाएगा 2366। अब इसका गुणा कर लेते हैं, देखो 13 के पढ़े से 13 दूनी 26, हासिल का 2, 13 × 104, 5 6,
हासिल का 10, 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। तो ये आ गया देखो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किसके बराबर है, दोनों संख्या गुणनफल के बराबर है कि नहीं है क्या। तो पहले में आपको इसके नीचे ये काम और करना है इतना सा, दूसरे में भी ये करना है वापस सेम जो इसमें किया, इस क्वेश्चन के बाद ये किया, इसके बाद ये करना वापस 510 इंटू 92 करना है, बराबर क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, इन दोनों का गुणा 2 इंटू कितना आया था ये 23,460। आप इन दोनों का गुणा करो या इन दोनों का गुणा करो, एक जैसी संख्या आएगी। तो देखो यहाँ पे इजी है तो इसको कर लेता हूँ मैं 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो आप इनका भी गुणा करोगे तो ये संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है वो लिख लेंगे, उसके बाद एचसीएफ के लिए कॉमन लिख लेंगे। एलसीएम में क्या करेंगे, पहले कॉमन लिखेंगे, फिर जो बची हुई संख्या है वो सारी लिख लेंगे और उनका गुणा कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा एलसीएम। अब देखो इसका तीसरा वाला पार्ट 336 और 54 का क्या निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 336, तो 336 में पीछे देखो 6 आ रहा और 6 क्या है सम संख्या है, तो किससे हो जाएगा 2 से हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा, 6 बार 12 16 हो जाएगा 8, पीछे फिर 8 आ रहा है 2 से हो जाएगा 8 4, फिर 2 से हो जाएगा ये 4 2, 2 से हो जाएगा 2 1, अब 21 आ गया तो 3 से होगा 7 7, 7 के बाद में कितने बार हो जाएगा 1। अब किसका करेंगे 54 का 54, तो 54 आप करोगे तो 2 से हो जाएगा ये, क्योंकि पीछे 4 आ रहा तो 27 बार हो जाएगा, कितने बार हो जाएगा 27। अब वापिस 3 के पाड़े से होगा, किसके पाड़े से होगा 3 के पाड़े से 9, 3 के पाड़े में वापिस 9 कितने बार आएगा 3 बार, और 3 किससे होगा 3 से होगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, देखो एलसीएम निकालना है तो पहले इनको लिखना पड़ेगा 3 3 6, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो 2 कितनी बार आ रहा 1 2 3 4, 4 बार आ रहा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 कितनी बार है 4 बार, 4 बार लिख लिया हमने। अब क्या है 3 इंटू 7, फिर आया 54, तो 54 में क्या आ रहा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे एचसीएफ, फिर हम निकालेंगे एलसीएम। एचसीएफ क्या बताया था मैंने, एचसीएफ दोनों में कॉमन होना चाहिए। एक अगर ध्यान से देखोगे आप तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, ये 2 दिख रहा, ये हट गया। अब कोई 2 आ रहा क्या, नहीं आ रहा, नीचे क्या आ रहा 3 आ रहा, तो देखो ये कॉमन आ गया एक और पार्ट ये, तो एक तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा और एक 3 आ रहा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब एलसीएम निकालना आपको, तो एलसीएम में पहले क्या लिखेंगे कॉमन, तो कॉमन ये 2 इंटू 3 लिख लिया। अब बचे हुए नंबर ऊपर क्या बच रहा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्या बच रहा 7, और नीचे क्या बच रहा 3 इंटू 3। इन सबका गुणा करेंगे हम तो अपने पास क्या आ जाएगा एलसीएम। इनका गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3024, कितना आ जाएगा 3024। एचसीएफ आ गया, एलसीएम है। अब अभी आपको ये और बाकी है, दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्याओं गुणा, तो दोनों संख्या क्या है ये दोनों, तो 3 3 6 इंटू 54 ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो 6 इंटू 3 0 2 4 करके देख लो, गुणा आता है नहीं आता है। तो 6 का 4 से करेंगे 24 का 4 हासिल का 2, 12 और 2 14 का 4 हासिल का 1। 6 का बड़ा 0 बार बोलेंगे 0, ऊपर से कितना आ जाएगा 1। 6 का बड़ा 3 बार बोलेंगे कितना आ जाएगा 18। अब इन दोनों का गुणा करोगे 54 से करोगे इसको तो भी ये कई आंसर आ जाएगा, तो दोनों बराबर आ गए। ठीक है, तो ये बताना था आपको कि पहले आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद वो क्या बताना था कि दोनों संख्याओं को अगर आप गुणा करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। अब इसमें देखो यहां पे
HCF और LCM एक प्रॉपर्टी आती है, वो आपको याद रखनी। क्या याद रखनी? ध्यान से सुनना बात को। जैसे 336 था, वो कैसे लिखा हुआ था? 2 कितनी बार आ रहा है इसमें? देखो 4 बार आ रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7। फिर 54 आया, तो 54 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 कितनी बार आया? 3 बार आया, तो 3 की घात 3। ठीक है, अब आपको लिखना है HCF। क्या लिखना है? HCF। तो HCF लिखने के लिए देखो, दोनों में कॉमन जो होता है उसकी छोटी घात लेते हैं। क्या लेते हैं? छोटी घात। तो ये क्वेश्चन आता है कि HCF निकालने के लिए कौन सी घात ली जाती है? तो छोटी वाली घात ली जाती है। तो HCF के लिए कौन सी घात लेंगे? दोनों में छोटी वाली घात। तो देखो छोटी घात क्या है दोनों में, आप देखोगे दोनों में जो कॉमन आता है उसकी छोटी घात। इन दोनों में देखो 2 कॉमन आ रहा, तो 2 की छोटी घात क्या है? यहाँ पर तो 4 है और यहाँ पर 1, तो ये सिर्फ 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 की घात 2 होती तो 2 की घात 2 लिखते, यानी कि 4 लिखते फिर। तो HCF के लिए क्या करेंगे? छोटी घात लेंगे। ये इन दोनों वापस देखो छोटी घात क्या आ रही है? 3 की घात 3 इसमें, और इसमें 3 की घात 1, तो HCF हो गया ये। तो HCF के लिए क्या आती है? छोटी घात आती है। HCF के लिए छोटी घात। और अगर आपको LCM निकालना है, क्या निकालना है? LCM, तो उसके लिए हम लेंगे बड़ी घात। क्या लेंगे? बड़ी घात। दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसकी बड़ी घात। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2, तो 2 की बड़ी घात कितनी है? 4, तो वो लिख लेंगे। इंटू 3 की बड़ी घात, देखो जो कॉमन आ रहा है 3, तो 3 की घात 3, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो नंबर तो लिखना ही है कॉमन के अलावा। तो क्या बच रहा है? 7। तो LCM और HCF निकालने के लिए ध्यान रखना कि HCF के लिए हम छोटी वाली घात यूज में लेंगे और LCM निकालने के लिए बड़ी वाली घात यूज में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या करना आपको? भाई HCF LCM निकालने। पहला दरका इसने 12 15 21, तो वही सेम करेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे, फिर जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या हो जाएगा? HCF। निकालते चलो 12 का। आप अगर 12 को देखोगे तो 12 सबसे पहले किससे होगा? 2 से, तो कितनी बार हो जाएगा? 6। वापिस 2 से करेंगे कितनी बार होगा? 3, और 3 से करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा? 1। अब 15 का 3 से करेंगे 15 कितनी बार आएगा? 5, फिर 5 बटे हुए 1, 21। 21 का आप करोगे तो 21 का किससे होगा? 3 से। किससे होगा? 3 से। 21 कितनी बार आएगा? 7, फिर 7 बटे हुए 1। तो पहले क्या लिखेंगे? 12 को कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो 2 की घात 2। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 15, 3 इंटू 5, फिर 21, 3 इंटू 7। अब आपको लिखना है HCF। क्या लिखना है? HCF। तो HCF क्या बताया? तीनों में कॉमन, तीनों में होना चाहिए। जैसे 2 है, 2 तीनों में नहीं आ रहा, तो अब इसमें क्या है? 3 देखो 3 अगर आप देखोगे तो तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी एक एक बारी है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 3। आया समझ में? HCF क्या होगा? तीनों में होना चाहिए। देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो HCF हो गया। अब लिखना आपको LCM। तो LCM किसे लिखेंगे? तीनों में कॉमन होगा भाई, पहले वो लिख लिया। अब बचे हुए नंबर देखो, ये 3 भी आ गया, ये 3 भी आ गया, क्योंकि तीनों में क्या था? कॉमन। अब बचे हुए लिख लो, तो क्या बच रहा है यहाँ पे? 2 इंटू 2। यहाँ पे क्या बच रहा है? सेकेंड वाले में 5, और लास्ट में क्या बच रहा है? 7। तो आप इनका गुणा करोगे, देखो 7 पंजे 35, 35 को 2 से करोगे 70, 70 को 2 से करोगे तो 140, और 140 को 3 से करोगे तो 420। तो LCM हो जाएगा 420, और HCF कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, इसको एक और तरीका क्या है जो मैंने आपको अभी बताया था घात वाले से, इसको लिखेंगे 2 की घात 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। HCF के लिए क्या होता है? जो कॉमन होगा उसकी छोटी घात। तो कॉमन जो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तीनों की घात एक जैसी है, मतलब एक ही है, तो HCF हो गया। और LCM के लिए क्या बताया था? कॉमन लिख लेंगे और बचे हुए सारे। तो आपको तो बस अगर ये समझ में आ रहा था आप इसी से करो, इस पे ध्यान मत दो। बस इसमें क्या ध्यान रखो, कभी अगर MCQ में क्वेश्चन आ जाए तो HCF के लिए छोटी वाली घात काम में आएगी और LCM के लिए बड़ी वाली घात। अब दूसरा इसका 17 23 29, 17 23 29। अब देखो 17 23 29 जो है, मैं आपको बता दूं ये अभाज्य संख्या है।
17, 23, 29 क्या है? अभाज्य संख्या। 17 और 23 तक तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे लिख के कि भैया 17 और 23 अभाज्य संख्या होती है। वापिस क्या होती है? 29 जो है वो खुद भी एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो देखो 17 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 17 अभाज्य संख्या है, तो वो सिर्फ किसके पाड़े से होगी? 17 के पाड़े से होगी एक बार। 23 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो वो भी किसके पाड़े से होगी? खुद के पाड़े से होगी। कितने बार होगी? एक बार हो जाएगी। वापिस 29 भी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो किसके पाड़े होगी? खुद के पाड़े से होगी। 29 से एक बार। तो हम 17 को क्या लिखेंगे? सिर्फ 17। 23 को क्या लिखेंगे? सिर्फ 23। और 29 को क्या लिखेंगे? 29। अब आपको निकालना है इसका HCF और LCM। अब HCF निकालना है तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन आया था, तो HCF कितना हो गया? 3। जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उस वाली कंडीशन में आप याद रखो HCF कितना आ जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि देखो वापिस हमने 1 किया, तो वापिस 1 जो है 1 के पाड़े से ज्यादा नहीं जाएगा, तो HCF कितना आएगा? 1। जब कॉमन कुछ भी नहीं होगा तीनों में, 2 हो 3 हो जितने भी हो, अगर आप उन संख्याओं का HCF निकालना है और उनके फैक्टर में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा? 1। और LCM लिखना है तो पहले क्या बता था? जो कॉमन आता वो लिखो, फिर बचे हुए सारे लिख लो। तो कॉमन होता है कुछ आ नहीं रहा था, आप लिखना चाहो तो 1 लिख लो कि भैया 1 आ रहा, आपने HCF लिखा 1 इंटू बची हुई संख्या क्या क्या बच रहा? 17, 23, 29। तो इनका कर लेंगे गुणा। 17, 23, 29। आप इन सबका गुणा करोगे 23 इंटू 17 इंटू 29, तो आपके पास आ जाएगा 11,339। कितना आ जाएगा? 11,339। ठीक है, तो इसका HCF हो गया 1 और LCM कितना हो गया? 11,339। अब देखो तीसरा इसका 8, 9, 25 का भी क्या निकाला है? LCM HCF, तो वही करेंगे। 8 एक सम संख्या है, तो किससे हो जाएगा? 2 से। कितनी बार? 4। वापिस 2 से करेंगे 2, 1। तो 8 को हम कैसे लिख लेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर अब किसका करेंगे? 9 का। तो 9 का आप करोगे तो देखो 9 किसके पाड़े में आता है? आपको पता है 3 के पाड़े में। 3 बार। वापिस 3 से 1। तो जो 9 है उसको हम लिख लेंगे 3 इंटू 3। उसके बाद 5, सॉरी 25। तो 25 किसके पाड़े में आता है? 5 के पाड़े में। 5 बार। फिर 5 से करेंगे 1। तो 25 को हम क्या लिख लेंगे? 5 इंटू 5। अब आपको निकालना HCF। तो HCF के लिए क्या बताया था भैया? तीनों में जो कॉमन आ रहा वो HCF हो जाएगा। अगर आप देखोगे तीनों में कॉमन आना चाहिए। 2 होंगे तो 2 में कॉमन, 3 है तो तीनों में कॉमन। तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो उस कंडीशन में HCF आपको बताया कितना हो जाएगा? 1। और अगर आपको LCM निकालना है तो क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। आप इन सब का गुणा करोगे तो देखो गुणा करने पर क्या आएगा? इनका ही गुणा करके देख लेते हैं। 25 का 8 से करोगे 200, 200 का 900 करोगे 1800। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? HCF 1। और LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो आप इन सबका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1800। चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? HCF दे रखा आपको 306 और 657 का 9। HCF कितना दे रखा है? 9। तो आपको उसको क्या निकाला है? LCM निकालना है इन दोनों संख्याओं का। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। क्या पढ़ा था? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है? HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। आया था एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना। ठीक है, इसका क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांस है। हो सकता है ये कहीं आ जाए, हो सकता है डिजिट चेंज करके दे देता। IMP लगा देना इस क्वेश्चन पे। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या क्या है? ये दोनों। तो इन दोनों का गुणनफल 306 इंटू 657 किसके बराबर होगा? HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो HCF इसने कितना दे रखा है? 9। और आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो LCM की जगह क्या आ जाएगा? LCM। अब LCM निकालना है तो ये 9 गुणा में है, तो कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, भाग में। तो 306 इंटू 657 बटे 9, इसमें 9 का भाग लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? LCM। अब 9 से कौन सा कट रहा है? काट के देख लो।
अगर आप इसको काटोगे तो 9 तिया 27, ये कट जाएगा। 9 तिया 27 कितना बचेगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 36, और 36 9 के बारे में कितनी बार आता है 4 बार। तो आपको किसका गुणा करना है 34 का गुणा करेंगे 657 से, आपके पास क्या आ जाएगा LCM। तो 657 में हम 34 का गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पे 657 34 का गुणा, तो आप 4 से करोगे 28 का 8 हासिल का 2, 20 और 2 22 का 2, 24 25 26 ये आ गया। 3 से करेंगे 2 15 16 17 का 7 1 18 और 1 19, तो 8 3 3 2 2, तो 22,338। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 22,338। क्या क्या इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर दो संख्या दे रखी हैं और एचसीएफ या एलसीएम में से कुछ भी एक दे रखे दूसरा पूछ ले कि एचसीएफ ये दे रखा तो एलसीएम बताओ, या फिर एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ बताओ, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया आपके पास 22,338। देखो आप पांचवा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। मतलब आपको ये बताना है कि अगर 6 की घात कुछ रखते हैं तो उसके लास्ट में अंतिम डिजिट 0 आता है या नहीं आता है। कैसे, जैसे मान लो आप n बराबर यहाँ समझ लो, आप 6 की घात यहाँ पे n लिखा है तो आपको रखना है 6 की जगह 1 रखोगे तो 6, 6 की जगह 2 रखोगे तो कितना आएगा 36, 6 की जगह 3 रखोगे तो 216। तो जो लास्ट डिजिट होता है अंतिम अंक ये 0 आएगा क्या आपको बताना है। देखो लास्ट में 0 कब आता है, जिसे कोई भी संख्या दे रखी है, ठीक है, लास्ट में 0 आने के लिए क्या होता है, अगर हम उसके फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं फैक्टर गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड में एक बार 2 और एक बार 5 होना जरूरी है। ज्यादा होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार कम से कम 2 और 5 होना जरूरी है। तो चलो 6 की घात जो n लिखा हुआ है इसके फैक्टर करके देख लेते हैं। 6 की घात n जो लिखा हुआ है अगर हम इसके फैक्टर करेंगे 6 की घात n का, तो यहां पर देखो ये जो घात लगी है n, ठीक है, इसमें देखते हैं 6 के फैक्टर करते हैं। तो 6 को आप तोड़ोगे तो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की घात n। अब देखो इसमें 2 तो आ गया है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा n का जो 6 की घात n को किस पर समाप्त करे 0 पर समाप्त करे। तो यहां पर क्या लिखेंगे अंतिम अंक 0 के लिए, अंतिम अंक 0 के लिए 2 इंटू 5 का गुणनखंड होना जरूरी है। 2 इंटू 5 का गुणनखंड होना जरूरी है। तो क्या बोलेंगे n का इसमें कोई भी मान संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 इंटू 5 का कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो यहां लिख देंगे n का कोई भी मान संभव नहीं है। n का कोई भी मान संभव नहीं है। तो n का कोई भी मान नहीं होगा जिससे 6 की घात n क्या होगी 0 पर समाप्त होगी। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं आपको बताना है कि ये जो दोनों संख्या लिखी हुई है ये भाज्य संख्या है। ये क्या है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाज्य संख्या कैसे होगी ये। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर आपको पता है 7 11 13 और ये भी 13 लिखा हुआ, ये सब क्या दिख रही है आपको भाज्य संख्या दिख रही है। ठीक है, अब इसको भाज्य बताना है कि ये भाज्य है। तो देखो भाज्य कैसे बताएंगे, ये यहाँ पे प्लस लग रहा, यहाँ पे क्या लग रहा प्लस, इधर भी 13 लिखा है इधर भी 13 लिखा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 13 कॉमन आ जाएगा। तो देखो यहां से हम 13 कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन ले लिया। अब इधर क्या बच रहा है 7 इंटू 11 प्लस यहां से हमने 13 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 1। कॉमन कैसे लेते उसका पहाड़ा बोल के, 13 के बाद में 13 कितने में रहता है एक बार, तो इधर से 13 कॉमन आ गया। तो ये 13 7 का आप 11 में इंटू करोगे तो 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 78। ठीक है, तो 13 इंटू 78 आप करोगे तो देखो कोई भी नंबर आएगा, चलो इसका गुणा करके बता देता हूं मैं आपको। 13 अंटा होता है 104 हासिल का 10,
तेरे साथ 91 और 91 में आप 10 जोड़ोगे तो ये आएगा 1004। कितना आएगा? 1004। तो एक्चुअल में ये जो लिखा हुआ है ये कितना लिखा हुआ है? 1004 लिखा हुआ है। अब देखो आपको बताना कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो देखो भाज्य संख्या होता है तो उसका क्या होता है? गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखो इसके गुणनखंड हो गई नहीं हो गई, पहले इन दोनों का गुणा किया हमने तो 1004 बन गया। अब भाज्य संख्या क्या होती है? उसका कभी भी गुणनखंड नहीं होता है। जैसे 7 है, 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 7 किसी की भी पाढ़े में नहीं आता है, मतलब उसको किसी भी संख्या से गुणा करके नहीं लिख सकते। जैसे 6 है तो 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3। 7 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो देखो 1004 है तो इसको हमने कैसे लिख दिया? 13 × 78 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या बोल देंगे? भाज्य संख्या है, और ऐसे लिख देंगे इसमें। देखो एक बात और बताई थी मैंने कि जो अभाज्य संख्या होती है वो केवल खुद के पाढ़े में आती है और किसी की भी पाढ़े में नहीं आती, खुद और एक के पाढ़े में आती है। तो इसका आंसर यहां पर क्या लिखेंगे? 1004 का या 1004 के 2 से अधिक गुणनखंड है, इसे लिख सकते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड है। 7 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 × 7 लिख सकते हो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है वो खुद के पाढ़े में आती है और एक के पाढ़े में आती है। एक के पाढ़े में सारी संख्या आती है। तो 1004 के क्या है? 2 से अधिक गुणनखंड है। इसी तरीके से अब ये करेंगे, इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा? दोनों में क्या कॉमन आ रहा? 5 कॉमन आ रहा, तो 5 बार लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या बच रहा? 7, 6, 5 तो 12 आ गया, तो 5 को नहीं लिखेंगे। फिर क्या बच रहा? 4, 3, 2 × 1 प्लस 5 बाहर आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1। तो 5 आप इन सबका गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 1008। कितना आएगा? 1008 प्लस 1। तो आपके पास ये हो गया 5 × 1009। तो आप अगर इन दोनों का गुणा करोगे तो 9 5 का 9 से करोगे तो 45, 0 और 5। वापिस देखो सेम, ये भी जो संख्या है ये इन दो संख्याओं को गुणा करने पर आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा। 5 और 2 संख्या को गुणा करने पर एक संख्या आ रही, तो ये क्या बोल देंगे? ये भी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। तो कारण दोनों में सेम ही रहेगा, भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या होगी। ये जो यहां पर लिखा ऐसे कैसे लाइन यहां पर भी लिख लेनी है। क्या लिखोगे? 5045 के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, यहां पर भी लिख लेना। इसलिए भाज्य संख्या होगी। इसलिए क्या होगी? ये भाज्य संख्या होगी। कौन कौन भाज्य संख्या होगी? 1004 इसको इस तरीके से लिखा था तो ये भाज्य संख्या होगी, और ये भी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसके क्या होंगे? 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड कैसे होंगे? कैसे पता चला? ये दोनों दे रखे, और इसके अलावा एक और क्या गुणनखंड होगा? एक तो सबका होते होते, इसके कितने गुणनखंड होंगे टोटल? 1 2 3 जो भी आपको दिख रहे हैं। इसमें भी 2 तो ये है, एक और क्या होता है? 1। तो 1 2 3 2 से अधिक गुणनखंड होते हुए क्या हो जाती है? भाज्य संख्या हो जाती है। और अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। अब देखो इसका अंतिम क्वेश्चन 1.2 का सातवां क्वेश्चन बोल रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया कितना टाइम लगता है? 18 मिनट एक चक्कर काटने में। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो ये जो दोनों हैं ये कहां पर दौड़ रहे हैं? एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे। ठीक है, कौन कौन है? ये वृत्ताकार पथ मान लो आप, ये यहां से दौड़ना शुरू करते मान लो, यहां से। कौन कौन है? सोनिया है और रवि। सोनिया रवि। तो देखो सोनिया को जो टाइम लगता है इसने बोल रखा है कि 18 मिनट लगती है। कितना टाइम लगता है? 18 मिनट। और रवि को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। ठीक है, तो वापस क्या बोला? ये दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते, एक साथ दौड़ना शुरू किया इन्होंने, तो वापस ये यहीं पर कितने टाइम बाद मिलेंगे? कितने टाइम बाद मिलेंगे? अगर आप इसको नॉर्मली सोचो तो देखो सोनिया अगर एक राउंड काटेगी तो कितने टाइम में? 18 में। और रवि 12 मिनट में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है? उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम।
तो 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 18 और 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। 18 और 12 सबसे पहले 2 के पार्ट से करेंगे, 9 बार, 12 कितनी बार आता है, 6 बार। वापिस 2 के पार्ट से 9 ऐसा कैसे आ जाएगा, 6 कितनी बार आएगा, 3 बार। 3 के पार्ट से करेंगे, 3 और 3 1 बार। वापिस 3 के पार्ट से करेंगे तो 1 और 1। तो यहां पर जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप इनका गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो वापिस वो कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। देखो ये 2 मिनट 2 बार घूमेगा तो 36 हो जाएंगे, और ये 3 बार घूमेगा तो 36 हो जाएंगे। तो 36 मिनट बाद ये वापिस मिलेंगे। और अगर ये भी पूछ ले आपसे कि जब ये मिलते हैं तो ये कितने राउंड कंप्लीट कर लेंगे, तो देखो 36 मिनट बाद मिलेंगे तो सोनिया कितने राउंड कंप्लीट कर लेगी, 2, और रवि 36 मिनट में कितने राउंड कंप्लीट कर लेगा, 3। मतलब जब ये वापस मिलेंगे तब तक सोनिया केवल 2 ही राउंड कर पाएगी, जबकि रवि कितने राउंड कर लेगा, 3। तो जब दोनों कितने समय बाद मिलेंगे, 36 समय बाद, जहां से उन्होंने दौड़ शुरू की थी वापस वहीं पर मिल जाएंगे।